Assalamu alaikum my dear all shining stars. Welcome back to another video. This is Farooq Khan. Hope you all are doing well. So आज की वीडियो का टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ये चैप्टर 7 नर्वस कोऑर्डिनेशन का टॉपिक है। नर्वस कोऑर्डिनेशन में इंक्लूड है। हम लोग डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स कर चुके हैं। आज हम डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम करेंगे। अब क्या है कि नर्वस सिस्टम में आपको डिसऑर्डर्स की टाइप दी हुई है। एक है स्ट्रक्चरल, एक है फंक्शनल। डीजनरेटिव दी हुई है, डीजनरेटिव हम पढ़ चुके हैं, वो अलग से। और वेस्क्यूलर, इन्फेक्टियस, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल आज हम पढ़ेंगे। फर्स्टली वी टॉक अबाउट वेस्क्यूलर डिसऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस डिसऑर्डर ड्यू टू abnormality इन द ब्लड सर्कुलेशन इज कॉल्ड वेस्क्यूलर डिसऑर्डर्स। नेम से पता चल रहा है ये वेसल से रिलेट करता है। इसमें क्या होता है कि इसमें ना आपने पढ़ा होगा कि ब्लड सप्लाई ब्लड क्लॉटिंग की वजह से रुक जाता है। तो जब भी अगर आर्टरीज में ब्लड सप्लाई रुक जाता है, कोई भी क्लॉटिंग हो गई है, किसी भी वजह से वेसल्स बस्ट हो गई हैं ब्रेन में, तो उसकी वजह से जो डिजीज कॉज होती है वो स्ट्रोक होता है। क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग होगी या ब्लड वेसल्स बस्ट हो जाएंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से आगे फर्दर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा ईजिली। तो दैट्स वाई जो स्ट्रोक होता है, डिफिशियंसी हो जाती है ब्लड सप्लाई की, उसको हम कहते हैं ये है स्ट्रोक, ये है डिसीज। इसके कॉजेज ये होते हैं कि हाइपर टेंशन है, बहुत ज़्यादा टेंशन की वजह से हो सकता है, एल्कोहल की यूज़ की वजह से हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, और डायबिटीज़ मेलिटस होती है उसकी वजह से कॉज हो सकता है, डायबिटीज़ की वजह से। सो ये इसके कॉजेज होता है। स्ट्रोक इस वजह से कॉज हो सकता है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई रुक जाता है ब्रेन में। किसी ब्लड वेसल्स बस्ट हो सकती हैं या फिर ब्लड फ्लो सेरेब्रल आर्टरी में ब्लॉक हो सकता है बाय अ ब्लड क्लॉट। सिम्टम्स इसके कुछ इस तरीके के होते हैं कि लॉस ऑफ ब्लड फ्लो टू द ब्रेन डैमेज करता है टिश्यूज को। सिम्टम्स स्ट्रोक ये शो करता है कि बॉडी पार्ट्स, देखें अब ये तो नहीं है ना कि ब्लड फ्लो सब जगहों पे ब्रेन के रुक चुका है, ऐसा नहीं है। किसी एक पार्ट में ब्लड फ्लो आगे नहीं कर रहा होगा क्योंकि वहाँ पे ब्लड की क्लॉटिंग हो चुकी है। तो वो जो पार्ट है ना ब्रेन का, वो जो आगे कंट्रोल कर रहा है, जैसे हमारा सेरिब्रम है, तो सेरिब्रम क्या कर रहा होता है, सेरिब्रम का ये मेन फंक्शन होता है कि वो हमारी इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मेमोरी से रिलेट करता है। तो अगर सेरिब्रम में ऐसा कुछ हुआ है कि ब्लड की क्लॉटिंग की वजह से ब्लड सप्लाई खत्म हो गई है, तो ये फिर क्या होगा कि ये हमारे मेमोरी को, इंटेलिजेंस को अफेक्ट करेगा। लॉस ऑफ बैलेंस और कोऑर्डिनेशन हो सकता है अगर ये सेरिबेलम में ब्लड क्लॉटिंग हुई है। तो ये शो करता है इन द बॉडी पार्ट्स कंट्रोल बाय द डैमेज एरिया ऑफ द ब्रेन। जो डैमेज एरिया है ब्रेन का, वो जो पार्ट को कंट्रोल करता है, वहाँ पे सिम्टम्स देखे जा सकता है। सडन हेडेक हो सकता है, पैरालिसिस, वीकनेस इन द आर्म एंड लेग, इसके सिम्टम्स होते हैं। ट्रीटमेंट इसकी होती है कि स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है, इमीडिएट ट्रीटमेंट दी जाएगी तभी जान बचाई जा सकती है पर्सन की, और रिड्यूस कर सकते हैं डिसेबिलिटी ट्रीटमेंट। ये डिपेंड करता है सेवेरिटी और टाइप्स ऑफ स्ट्रोक में कि वो कहाँ स्ट्रोक हो रहा है, उसकी ट्रीटमेंट इस बात पे डिपेंड करती है। ट्रीटमेंट फोकस करी जा सकती है। ट्रीटमेंट फोकस करते हैं कि रिस्टोर कर सकें ब्लड फ्लो को। प्लेटलेट्स एग्रेशन इनहिबिटर गिवन दिया जाता है ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट के जरिए। लाइक क्या होता है कि प्लेटलेट्स क्या करते हैं, प्लेटलेट्स ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो प्लेटलेट्स इनहिबिटर दिया जाता है जिसकी वजह से वो प्लेटलेट्स इनहिबिट करता है उसको, और इसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग खत्म की जा सकती है। नर्सिंग केयर एसेंशियल है। तो ये होता है स्ट्रोक, और ये हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और स्मोकिंग की वजह से मोस्टली होता है। और इसके सिम्टम्स हम पढ़ ही चुके हैं कि ये शो करता है इन द बॉडी पार्ट जो कंट्रोल कर रहा है डैमेज एरिया को। हेमेटोमा, हेमेटोमा भी एक वेस्क्यूलर डिसऑर्डर है। और हेमेटोमा अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, आई थिंक लास्ट बुक थी उसमें इम्यूनिटी में दिया हुआ था कि जो एक्यूमुलेशन होती है ब्लड की, उसको हम कहते हैं हेमेटोमा। तो जो मैसिव एक्यूमुलेशन है ना ब्लड की इन द स्पेस, इनटू द स्पेस बिटवीन द ब्रेन, उसको हम कहते हैं हेमेटोमा, और ये हाइपरटेंशन की वजह से होता है। सिम्टम्स इसमें हेमेटोमा में ये होते हैं कि कन्फ्यूजन हो जाती है, स्किन का कलर पेल हो जाता है और सीजर्स होता है। ट्रीटमेंट एक्सटेंड करती है हेमेटोमा पे कि वो कहाँ पे हो रहा है। प्रेजेंस ऑफ अदर इंजरीज डिपेंड करता है सिविरिटी ऑफ द इंजरी, और मैनेजमेंट ये करता है कि सर्जरी की जा सके ड्रेन ब्लड को, क्योंकि ब्लड की क्लॉटिंग हो चुकी है, मैसिव एक्युमुलेशन हो चुकी है ब्लड की, तो उसकी वजह से इंक्लूड सर्जरी टू ड्रेन ब्लड और रिमूव द ब्लड क्लॉट। इन्फेक्टियस डिसऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये होता है ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोन्स। इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन की लेयर्स होती है ना, मेम्ब्रेन होती है, उसको हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। ये 3 होती हैं ब्रेन में, तो उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। या तो ये हो सकता है कि जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है हमारी
ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड में कुछ फ्लूइड होता है, तो उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, इंसेफ्लाइटिस होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो डिसऑर्डर्स है ना, जो कॉज होते हैं ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, वो होता है इन्फेक्टियस डिसऑर्डर। मेनिंजाइटिस, तो ये इन्फ्लेमेशन होती है फ्लूइड की, मेम्ब्रेन की, मेनिंजेस सराउंडिंग और ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। हमारे ब्रेन में एक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो उसकी जो इन्फ्लेमेशन है वो होती है इन्फेक्टियस डिसऑर्डर। कॉज ये कि वायरल इन्फेक्शन कॉज हो सकता है बैक्टीरियल की वजह से, फंगल की वजह से, वायरस की वजह से। सिम्टम्स इसके ये होते हैं कि हाई फीवर होती है, स्टिफनेस होती है नेक में, हेडेक हो रहा होता है विथ नोसिया और वॉमिटिंग। लाइक नोसिया होता है कि आपको वॉमिट जैसा फील हो रहा है, तो ये हेडेक होता है, नोसिया और वॉमिटिंग इसके कॉज होते हैं। और या तो ये लाइक पैरालाइज भी कर सकता है, आपका कोई बॉडी पार्ट पैरालाइज हो गया, आप उसको मूव नहीं कर सकते, मूवमेंट इस हार्ट हो चुकी है। या फिर ये होता है कि कोमा और डेथ को भी कॉज कर सकता है। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं जो यूजली सडन हाई फीवर से स्टार्ट होते हैं। ट्रीटमेंट कुछ इस तरीके की होती है कि एंटीबायोटिक से ठीक हो सकता है बैक्टीरियल, बट आपको पता होगा कि वायरस रेसिस्टेंट होते हैं एंटीबायोटिक से, उस पर एंटीबायोटिक्स असरअंदाज नहीं हो सकती। तो दैट्स वाई बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस तो ट्रीट कर सकते हैं हम इंट्रावेनस एंटीबायोटिक से, बट वायरल मेनिंजाइटिस क्योर नहीं हो सकता है, क्योंकि वायरस पे एंटीबायोटिक्स कभी भी असर नहीं करती। मेनिंजाइटिस क्योर नहीं हो सकती क्योंकि इस पे एंटीबायोटिक्स असर नहीं करती, तो ये इम्प्रूव हो सकता है खुद ही ओन इन सिवियर वीक्स, और स्प्रेड होता है थ्रू कफिंग और स्नेजिंग। लाइक वायरस आपको पता है ना कि कंटेजियस डिजीज होती है, एक से दूसरे को लगती है, तो ये स्प्रेड होता है थ्रू कफिंग और स्नीजिंग। इंसेफ्लाइटिस, सो इंसेफ्लाइटिस एक इन्फ्लेमेशन है ब्रेन की, ये भी वायरस की वजह से कॉज होता है, फंगस की वजह से कॉज होता है। सिम्टम्स इसके ये होते हैं कि इसमें भी फीवर होता है, इसमें भी हेडेक होता है, कंफ्यूजन होती है, बट इसमें मसल वीकनेस भी होती है, डिमेंशिया और इरिटेबिलिटी। डिमेंशिया कहते हैं लॉस ऑफ मेमोरी को। तो जो इंसेफ्लाइटिस है उसके सिम्टम्स ये देखने को मिलता है कि इसमें डिमेंशिया हो रहा होता है, लॉस ऑफ मेमोरी, इरिटेबिलिटी होती है, मसल की वीकनेस होती है। लाइक क्या होता है कि जिस पर्सन को इंसेफ्लाइटिस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रेन की, वो फिर सही से मूव नहीं कर पाता अपने मसल्स को। मसल्स हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल होते हैं, स्केलेटल मसल्स, उसको हम मूव कर सकते हैं। आप अपने आर्म को बेंड करें, स्ट्रेट करें, यहाँ पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मसल्स की इरिटेबिलिटी हो जाती है। ट्रीटमेंट कुछ इस तरीके की होती है कि ट्रीट कर सकते हैं, एंड अर्जेंटली अगर ट्रीट करेंगे तभी इसको टैकल कर सकते हैं, बाकी वरना इसका कोई क्योर नहीं है। रिलीफिंग सिम्टम्स और सपोर्टिंग बॉडीली फंक्शन, सो ये टैकल करते हैं अंडरलाइंग कॉज को। ये होता है इंसेफ्लाइटिस जिसमें ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन कहते हैं सूजन को। स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स आपको नेम से पता चल रहा है, स्ट्रक्चर में कोई डिसऑर्डर आ जाए उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल नर्वस सिस्टम, स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन ट्यूमर एक ग्रोथ होती है सेल्स की जो हार्मफुल होती है, और ये कैंसरस सेल्स होता है जो डिवाइड कर रहे होते हैं नॉर्मल में, नॉर्मल वे में, अनकंट्रोलेबल वे में जो सेल्स डिवाइड कर रहे होते हैं कैंसरस सेल्स, वो होता है ट्यूमर। तो ये म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, रेडिएशन की वजह से हो सकता है। म्यूटेशन क्या होता है कि कोई जो रेडिएशंस है ना, अल्फा बीटा गैमा, इन्होंने सेल्स पे असर किया, सही, और जीन को खराब कर दिया। जीन में जो चेंज आता है ना उसको हम कहते हैं म्यूटेशंस। आयनाइजिंग रेडिएशंस की वजह से होता है, आयनाइज हो जाती हैं रेडिएशंस अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती हैं, और उसकी वजह से हमारे डीएनए में चेंज आ जाता है, हमारी जीन में चेंज आ जाता है। तो ये होता है कॉज। स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इसी वजह से हो सकता है कि कॉज होता है म्यूटेशन की वजह से, रेडिएशंस की वजह से। ब्रेन ट्यूमर होता है एक डिसीज जो है स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सिम्टम इसके ये होते हैं कि डिपेंड करता है साइज पे, लोकेशन पे, और रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द ब्रेन ट्यूमर। हेडेक, विजन प्रॉब्लम, सीजर्स, पैरालिसिस, कोमा और डेथ। पैरालिसिस तो आपको पता है कोई भी बॉडी पार्ट मूव ना कर पाए उसको कहते हैं पैरालाइज। विजन प्रॉब्लम, सही से देख नहीं पाते, आई से रिलेट करता है। सीजर्स क्या होता है, सीजर्स पहले भी हमने सिम्टम्स पढ़ा था ना। असल में सीजर्स क्या होते हैं, फीट्स होते हैं। आपने एपिलेप्सी अगर नहीं पढ़ी होगी, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर आपका दिया हुआ नहीं था, इसमें ना बॉडी को झटके लग रहे होते हैं, ट्विचेस होते हैं, जर्क होते हैं। तो वो जो ये जो झटके हैं ना बॉडी के, ये हो रहे होते हैं ड्यू टू ट्रांसिएंट न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज होती हैं। हमारे ब्रेन में कुछ ना कुछ एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं, उसकी वजह से ये सीजर्स कॉज होते हैं। और ये एपिलेप्सी की एक बहुत बड़ी टेंडेंसी है। लाइक हम ये कहते हैं कि एपिलेप्सी ही एक फीट्स है, सीजर्स होते हैं, टेम्परेरी अल्टरनेशन होती है बॉडी की।
तो इसमें क्या कहा हुआ है कि सिम्टम्स होते हैं सीजर्स की। सीजर्स मैं आपको बता चुकी हूँ, ये होते हैं बॉडी ट्विचेस होती है, लाइक बॉडी स्टिफ बॉडी विद ट्विचेस और जर्क, उसमें झटके लग रहे होते हैं। ये होता है ड्यू टू एबनॉर्मल एक्टिविटी इन द ब्रेन सेल्स। ट्रीटमेंट ये होती है कि सर्जरी हो, रेडिएशन थेरेपी हो, कीमोथेरेपी हो। आपने देखा ही होगा ना, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि कैंसरस सेल्स की कीमोथेरेपी होती है, टारगेटेड थेरेपी होती है। तो ये अलग अलग थेरेपीज होती हैं जिसकी वजह से इसको ट्रीट कर सकते हैं, ट्यूमर्स को, कैंसरस सेल्स को। फंक्शनल डिसऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो फंक्शनल डिसऑर्डर्स का ये मतलब है कि हेडेक हो रहा है। हेडेक डिफाइन होता है पेन अराइजिंग फ्रॉम द हेड और अपर नेक ऑफ द बॉडी। पेन, और आप देखें जो पेन को डिटेक्ट करते हैं टिश्यू रिसेप्टर्स, ये हमारे ब्रेन में नहीं होता है। तो ये जो पेन ओरिजिनेट हो रहा होता है ना टिश्यूज और स्ट्रक्चर से दैट सराउंड द ब्रेन, वो ब्रेन के अपने नहीं होते हैं जो उसको सेंसेशन ऑफ पेन देंगे। वो उसकी मेजर कैटेगरीज होती हैं हेडेक की। ब्रेन में कभी भी नोसियर रिसेप्टर्स नहीं होते हैं जो पेन को डिटेक्ट करेंगे, टिश्यू डैमेज को डिटेक्ट करेंगे, जो उसको दें सेंसेशन ऑफ पेन दें। तो ये 3 मेजर कैटेगरीज होती हैं हेडेक की: प्राइमरी हेडेक, सेकेंडरी हेडेक और क्रेनियल हेडेक। सो प्राइमरी हेडेक में माइग्रेन हो रहा होता है, टेंशन और क्लस्टर हेडेक। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी सी दी हुई है कि टेंशन में आपको फोरहेड में पेन हो रहा होगा, माइग्रेन में आपका पूरा आई से लेके आपको पेन महसूस हो रहा होगा, क्लस्टर में सिर्फ और सिर्फ आई में पेन हो रहा होता है। जबकि साइनोसिस तो आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर में पढ़ा होगा ना, लास्ट में चैप्टर में दिया हुआ था साइनोसाइटिस। सो साइनोसाइटिस में क्या होता है कि नेसल कैविटीज में फ्लूइड भर जाता है, तो उसकी वजह से जो कॉज होती है वो होती है ट्रीट साइनस। तो ये मोस्ट पीपल सक्सेसफुली ट्रीट करते हैं देमसेल्व्स को विद पेन मेडिकेशन टू कंट्रोल हेडेक। और यही होता है सेकेंडरी हेडेक होता है ड्यू टू अंडरलाइंग और इन्फेक्शन प्रॉब्लम इन द हेड और नेक, डेंटल पेन फ्रॉम इन्फेक्टेड टीथ, पेन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड साइनस, ब्लीडिंग इन द ब्रेन और इन्फेक्टिस लाइक इंसेफ्लाइटिस और मेनिंजाइटिस की वजह से जो पेन होता है ब्रेन में, उसको हम कहते हैं ये है सेकेंडरी हेडेक। अब जो फेशियल पेन होता है, अदर हेडेक होता है, या जो क्रेनियल न्यूरोग्लिया है, इसका ये मतलब होता है कि इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। आपने नर्व्स में पढ़ा होगा कि नर्व्स कौन कौन सी होती है, लंबर होती है, थैलेसिक होती है, क्रेनियल नर्व्स होती हैं। क्रेनियल नर्व्स हमारे नेक से स्टार्ट हो रही होती हैं, तो 12 होती हैं। ये नर्व्स हमारे ब्रेन से आ रही होती हैं जो कंट्रोल करती हैं मसल्स को और कैरी करती हैं सेंसरी सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द हेड एंड नेक। तो दैट्स वाई जो उसका जो पेन होगा उसको हम कहते हैं क्रेनियल न्यूरोग्लिया। और ये इन्फ्लेमेशन होती है वन ऑफ द 12 क्रेनियल नर्व्स की जो नेक से आ रही हैं, सेंसरी इंफॉर्मेशन लेती हैं फ्रॉम द हेड और नेक। कॉज हो सकता है इन्फ्लेमेशन की वजह से, सूजन हो गई है किसी पार्ट की, इरिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स की वजह से जो सराउंड कर रहे हैं ब्रेन को। सिम्टम्स ये होते हैं कि पेन बिगिन होता है बैक ऑफ द हेड में और अपर नेक में। तो ये थे फंक्शनल डिसऑर्डर्स, ये बहुत इजी थे, आई होप समझ आ गए होंगे। न्यूरोडेजेनरेटिव डिसऑर्डर्स भी हम कर चुके हैं और आज हमने फंक्शनल स्ट्रक्चरल भी कर लिए हैं डिसऑर्डर्स। सो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।